हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएस एजुकेशन टीवी। 10th क्लास के जितने भी स्टूडेंट हैं एक बार इस वीडियो को ज़रूर देखें। इस वीडियो में आपको साइंस सब्जेक्ट के कंप्लीट सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। यदि आपको और भी सब्जेक्ट के सॉल्यूशन देखने हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं। और यदि आपको क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने हैं तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले हम फिजिक्स के क्वेश्चनों को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता? विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स कैन नॉट बी यूज टू मेक ए लेंस? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्ले, यानी कि मिट्टी। डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जा सकता है। द चेंज इन फोकल लेंथ ऑफ आई लेंसेज इज कोज्ड बाई द एक्शन ऑफ द। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे जो है कैलियरी मसल्स, यानी कि इसमें जो है सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट, यानी कि पक्षमाभी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, मोमबत्ती के जलने पर रासायनिक ऊर्जा परिवर्तित हो जाती है। तो देखिए उसमें ऊर्जा में भी होती है और प्रकाश ऊर्जा में भी। तो इसमें जो है सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट, यानी कि ए और बी दोनों सही हैं। यहाँ पे इंग्लिश में आप देख सकते हैं, ड्यूरिंग द बर्निंग ऑफ ए कैंडल द केमिकल एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू हीट एनर्जी एंड लाइट एनर्जी। तो दोनों में कन्वर्ट होती है। तो इसमें जो है अपना सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत शक्ति को नहीं दर्शाता? विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डज नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिकल पावर इन द सर्किट? तो इसमें कौन सा नहीं दर्शाता है? तो इसका जो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? अपना राइट, P इज इक्वल टू आई आर स्क्वेयर। बाकी जो है सभी क्या करते हैं? शो करते हैं। तो इसमें बाकी ऑप्शन तो क्या हो जाएंगे यहाँ पे? राइट, लेकिन जो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे? अपना फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते? ए सोलर वाटर हीटर कैन नॉट बी यूज टू गेट हॉट वाटर ऑन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो है ए क्लाउडी डे, यानी कि जिस दिन बादल होते हैं उस दिन जो है सोलर जो वाटर हीटर होता है ये जो है अच्छे से वर्क नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, 5 जो है आर एस में से प्रथम आर का क्या अर्थ होता है? यानी कि विच ऑफ द मीनिंग ऑफ द फर्स्ट आर इन 5 आर एस आर्ज, यानी कि जो है जो फर्स्ट नंबर पे जो होता है ना आर, उसका मतलब क्या होता है? रिफ्यूज, यानी कि इनकार। तो 6 में जो अपना डी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे? राइट। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, सौर कुकर के उपयोग के लिए किस प्रकार का दर्पण सबसे उपयुक्त होता है? तो कौन सा होता है? ये होता है अवतल दर्पण। इसमें जो है बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? अपना राइट। यहाँ पे आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं, व्हाट काइंड ऑफ मिरर वुड बी बेस्ट सुटेड फॉर द यूज ऑफ सोलर कुकर? तो इसमें जो राइट आंसर क्या आ जाएगा? कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर कैसा होता है मैं आपको बता देता हूँ। देखो इस टाइप का मिरर होता है, इसमें बाहर की तरफ जो है कोटिंग होती है, इसमें जो भी लाइट आती है एक पॉइंट के ऊपर जो इसको फोकस कर देता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8, टिहरी बांध को किस नदी पे बनाया गया है? टिहरी डैम इज कंस्ट्रक्टेड ऑन विच रिवर? तो ये कौन सी नदी पे बना हुआ है? गंगा नदी पे। तो इसमें जो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? अपना राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 9, सफेद रंग को 7 रंगों में बांटना क्या कहलाता है? द स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 कलर्स इज कॉल्ड। इसको क्या बोलते हैं? डिस्पर्जन, यानी कि विक्षेपण। सी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ बायोमास गैस जो है एनर्जी सोर्स? बायोमास एनर्जी सोर्स कौन सा नहीं है? तो इसमें देखिए पहला देखिए वुड है, गोबर गैस भी है, कोल भी है, लेकिन जो न्यूक्लियर एनर्जी है ये जो है नहीं है किसका? बायोमास एनर्जी सोर्स का। तो इसमें जो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? अपना राइट, यानी कि नाभिकीय ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब नेक्स्ट जो है केमिस्ट्री के जो क्वेश्चन उनको डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, इमली में पाए जाने वाला अम्ल का नाम बताइए। विच एसिड इज प्रेजेंट इन टेमाराइंड्स? तो इसमें कौन सा जो है अम्ल पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल। हिंदी में भी आप इसको टार्टरिक लिख सकते हैं और इंग्लिश में बात करें तो इसकी स्पेलिंग को आपको याद रखना है, TARTARIC, टार्टरिक एसिड। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं इसको टार्टरिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले साफ क्यों किया जाता है?
वाई शुड mg रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर। ठीक है, मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको हिंदी में बताता हूँ। यदि मैग्नीशियम रिबन नम वायु के संपर्क में रहता है तो उस पर सफ़ेद रंग की मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत जम जाती है। यह परत मैग्नीशियम के जलने में अवरोध पैदा करती है, इसलिए मैग्नीशियम रिबन को पहले रेगमार्क से साफ किया जाता है। ठीक है, अगर इंग्लिश में बात करें, द मैग्नीशियम रिबन शुड बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन द एयर बिकॉज द लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड विच फॉर्म्ड ड्यू टू द रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम विद एयर can be removed in order to get the desired chemical reaction. Also, in order to remove the oxide layer, the presence of which slow down the oxidation process. So, by cleaning it, the burning process takes place easily. ठीक है, इसलिए जो है मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले साफ किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। एक अधातु लिखें जिसमें चमक होती है। नेम ए नॉन मेटल दैट जो है पोजेसेस लस्टर, यानी कि कौन से जो है एक धातु का नाम बताओ जिसमें जो चमक होती है, तो ये होती है आयोडीन में। ठीक है, यहाँ पे मैं स्पेलिंग लिख देता हूँ, आपको याद रखनी है, IODINE, आयोडीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। एक धातु लिखें जो कमरे के ताप पर तरल होती है, तो ये तो सभी को ही पता होगा। ठीक है, नेम ए मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ये जो डॉक्टर के पास आपको पता होगा टेम्परेचर नापने के लिए जो एक थर्मोमीटर होता है, उसके अंदर क्या होता है, पारा बोलते हैं इसको, हिंदी में बोलते हैं इसको पारा। ठीक है, अगर इंग्लिश में बात करें तो आपको याद रखना पड़ेगा, स्पेलिंग इसकी मैं आपको बता देता हूँ, MERCURY, मरकरी बोलते हैं, और मरकरी को जो है HG से डिनोट करते हैं। ठीक है, एक धातु जो कमरे के ताप पर तरल रहती है वो होती है मरकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। एथेनॉल का प्रकार्यात्मक समूह है। नेम द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन इथेनॉल। तो इसमें कौन सा जो है इथेनॉल जो है कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है इथेनॉल में, तो ये होता है OH। तो इसमें जो है ए ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Zn + CuSO4 रिएक्शन करते हैं तो यहाँ पे बनता है ZnSO4 + Cu है। तो ये कौन सी रिएक्शन ये आपको बताना है, तो ये कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, तो इसमें जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी कि विस्थापन अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 17। मीथेन का आणविक सूत्र है। मोलिकुलर फार्मूला ऑफ मीथेन इज। तो मीथेन का जो मोलिकुलर फार्मूला कौन सा होता है, CH4। तो इसमें जो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 18। केवल कार्बन एवं हाइड्रोजन वाले सभी कार्बन यौगिक कहलाते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं हम, नेम द कार्बन कंपाउंड्स विच कंटेन जस्ट कार्बन एंड हाइड्रोजन आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, जिसके अंदर केवल कार्बन और हाइड्रोजन होता है उन सभी कार्बन यौगिक को क्या बोलते हैं हम, हाइड्रोकार्बन। तो इसलिए जो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना राइट। नेक्स्ट यहाँ पे लाइफ साइंस यानी कि जीव विज्ञान बायो के जो क्वेश्चन उनको डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, पादप में जाइलम जो है उत्तरदायी है। द जाइलम इन द प्लांट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर। ये किसके लिए जो है उत्तरदायी होता है, ये होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, यानी कि जल का वहन करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा देता है, यह क्रिया होती है। द ब्रेक डाउन ऑफ जो है पायरुवेट टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एनर्जी टेक्स प्लेस इन। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसको बोलते हैं हम माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसमें जो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, यानी कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस थ्रू बडिंग इन। तो ये किसके द्वारा होता है, ये होता है यीस्ट के द्वारा, यानी कि इसमें जो है बी ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पराकोष में होता है द एंथर कंटेन्स। तो एंथर कंटेन्स में क्या होता है, पोलन ग्रेन्स, यानी कि परागकण। तो इसमें जो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना राइट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक पारितंत्र नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेचुरल इकोसिस्टम। तो इनमें से कौन सा नहीं है आपको बताना है। ठीक है, देखिए फॉरेस्ट, लेक, पोंड यानी कि तालाब, वन और झील, ये सभी क्या है, यानी कि नेचुरल क्या है, इकोसिस्टम है। लेकिन जो खेत है ये जो है खुद फार्मर जो है तैयार करते हैं, तो इसमें जो है ये क्या नहीं है, पारिस्थितिक तंत्र का जो है पार्ट नहीं है। तो इसमें जो है 23 का जो है डी ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण मित्र व्यवहार कहलाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिसेस। तो इसमें पहला देखिए यूज ऑफ क्लॉथ बैग्स, जो कि सही है।
स्विचिंग ऑफ अननेसेसरी लाइट एंड फैन, ये भी सही है। वॉकिंग टू स्कूल, ये भी सही है। यानी कि कपड़े का थैला प्रयोग करना, बिना जरूरत के लाइट तथा पंखे बंद करना, विद्यालय तक पैदल जाना, ये सारे ऑप्शन राइट हैं। तो इसमें जो है डी ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना राइट, युक्ति के उपरोक्त सभी। ये सारी चीज़ें यदि आप करते हैं तो ये सभी क्या है पर्यावरण मित्र व्यवहार को दर्शाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, मेरुरज्जा किससे रक्षित करता है? स्पाइनल कॉर्ड इज प्रोटेक्टेड बाय, ये किससे करता है? ये करता है वर्टिब्रल कॉलम और बैक बोन, यानी कि कशेरुक दंड और रीढ़ की हड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, हमारे शरीर में नियंत्रण एवं संयमन का कार्य हार्मोन द्वारा खालिस्तान द्वारा होता है, हार्मोन तथा खालिस्तान द्वारा होता है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आर द फंक्शन ऑफ द हार्मोन्स एंड खालिस्तान इन द आवर बॉडी, ठीक है। यानी कि हमारे अंदर जो नियंत्रण होता है ना, ये एक तो हार्मोन के द्वारा होता है और दूसरा किसके द्वारा होता है? दूसरा होता है नर्वस सिस्टम के द्वारा, यानी कि तंत्रिका तंत्र के द्वारा। तो इसमें सी ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना राइट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, कौन सी परत सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरणों से पृथ्वी की सुरक्षा प्रदान करती है? विच लेयर शील्ड्स द सरफेस ऑफ अर्थ फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फ्रॉम सन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ओजोन। ये आपने बहुत बार सुना होगा। ओजोन जो लेयर होती है क्या करती है? जो सूर्य से पराबैंगनी जो किरणें आती हैं उनसे रोकती है, उनको रोकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, स्त्रियों में कौन सा गुणसूत्र होता है? तो स्त्रियों में जो है कौन सा गुणसूत्र होता है? एक्स। ये होता है सॉरी एक्स और एक्स किस में होता है? ये फीमेल के अंदर, यानी कि लेडीज़ के अंदर। अगर बात करें हम जेंट्स के अंदर तो इसके होता है मेल के अंदर होता है XY, फीमेल के अंदर XX और जो मेल होते हैं उनके अंदर होता है XY। तो इसमें जो हमसे पूछा स्त्रियों के अंदर कौन सा होता है, कौन सा गुणसूत्र होता है? XY क्रोमोसोम, सॉरी XX क्रोमोसोम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, ठीक है। यानी कि शुद्रांत्र के आंतरिक स्तर पर अनेक उंगलियां जैसे प्रवर्ध होते हैं जिन्हें खालिस्तान कहते हैं। द इनर लीनिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन हैज न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड। तो उनको हम क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं विली। ये आपको स्पेलिंग याद रखनी पड़ेगी, VIII विली, VIII विली। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में देखिए, मेंडल ने मटर के लंबे यानी कि टीटी और बोने टीटी पौधे का संकरण करवाया तथा इससे प्राप्त संतति पीढ़ी F1 के सभी पौधे खालिस्तान थे। मेंडल क्रॉस्ड ए टाल para plant and short plant and produced progeny F1 from them all the plants are। उनको क्या जो प्लांट होते हैं वो सारे क्या होते हैं? टाल, यानी कि लंबे, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? टाल यानी कि लंबे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट यहाँ पे जो है फिजिक्स के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं जो कि जो है आपके सब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम जो फिजिक्स का पार्ट है उसको डिस्कस कर लेते हैं। हिंदी और इंग्लिश में आपको दोनों में बताऊंगा ताकि आपको कोई भी दिक्कत न हो, क्योंकि जो स्टूडेंट है हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में हो सकते हैं, और अगर आप इंग्लिश मीडियम में हैं तो भी आपको हिंदी में अगर पता है तो आप उसको जो जोड़ जोड़ के लिख सकते हैं। किसी चालक की प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करती है? यानी कि किसी भी जो है चालक है, कंडक्टर है, उसमें कौन कौन से फैक्टर हैं जो उसके रेजिस्टेंस को प्रभावित करते हैं? तो सबसे पहले आपको याद रखना पड़ेगा लेंथ, ठीक है। सबसे पहले लेंथ, हिंदी में बोलते हैं इसको लंबाई। दूसरा होता है उसका एरिया, ठीक है, यानी कि उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, यानी कि एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर, यानी कि वायर की जो है कितनी चौड़ाई है इसके ऊपर जो है डिपेंड करता है। नेक्स्ट जो है ये करता है उसके मटेरियल पे, ठीक है। मटेरियल का मतलब क्या है कि नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ द वायर, यानी कि जो तार है, जो चालक है, उसकी प्रकृति कैसी है, इन सभी के ऊपर जो है डिपेंड करता है। तो ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी क्षमता +2 डायप्टर है। यह किस प्रकार का लेंस है? इस लेंस का उपयोग भी आपको बताना है, ठीक है। देखिए, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस ऑफ पावर +2, व्हाट टाइप ऑफ लेंस इज, राइट वन ऑफ यूज ऑफ द लेंस, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक ही क्वेश्चन में 3-5 पूछ लिए। एक तो फोकल लेंथ निकालो, दूसरा किस टाइप का लेंस है, और तीसरा है उसका एक यूज बताना है, ठीक है। तो आपको फार्मूला याद होना चाहिए। सबसे पहले यहाँ पे पावर का जो फार्मूला होता है ये होता है 1/f, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पावर नहीं, फोकल लेंथ निकालनी है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे f तो इधर आ जाएगा और जो पावर है ये नीचे चली जाएगी। तो 1/2, पावर की वैल्यू देखिए 2, 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 0.5 और ये प्लस आ जाएगा
प्लस 0.5 और फोकल लेंथ को किस में रिप्रेजेंट करते हैं, मीटर में। तो यहाँ पे इसकी जो फोकल लेंथ आ गई 0.5 मीटर, ठीक है। और अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव है, पॉजिटिव होगी तो ये जो लेंस होता है ये होता है कन्वेक्स। यहाँ पे मैं दोबारा से लिख लेता हूँ, इसकी जो है 0.5 मीटर, ये जो फोकल लेंथ पॉजिटिव आ गई तो ये कौन सा लेंस होगा, कॉन्वेक्स, ठीक है। ये आपको याद रखना है, कॉन्वेक्स लेंस कौन सा होता है, ठीक है। एक होता है कॉनकेव, एक होता है कॉन्वेक्स। ये जो लेंस होता है इसको बोलते हैं कॉनकेव और ये जो लेंस होता है इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स, ठीक है। नेक्स्ट इसने पूछा है कि इसका एक प्रयोग बताओ, तो कौन सा यूज जो है ये कौन से काम में आता है, ठीक है। ये किस लिए लगाते हैं कि पीछे के वाहनों को देखने के लिए जो प्रयोग किया जाता है, ठीक है। पीछे के जो वाहन होते हैं उनको देखने के लिए जो प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे इसने वैसे क्या पूछा है, लेंस पूछा है ना, सॉरी लेंस का जो है दूसरा काम होता है, सॉरी वो मिरर का बता दिया मैंने। लेंस का जो काम होता है ये क्या करता है, छोटी जो चीज़ें होती हैं ना उनको जूम करके दिखाता है, यानी कि बड़ा करके जो उनको दिखाता है। आपने सुना भी होगा बहुत बार, जैसे आपने माइक्रोस्कोप है, आपने छोटी जो जीवाणु होते हैं ना उनको जूम करके दिखाता है, यानी कि बड़ी साइज में जो उनको दिखाता है। लेकिन अगर यहाँ पे जो है कन्वेक्स जो है क्या होता है, मिरर होता है, तो मिरर क्या करता है, पीछे की जो चीज़ें उनको दिखाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, नामांकित आरेख खींचकर किसी विद्युत मोटर के सिद्धांत एवं संरचना का वर्णन कीजिए, ठीक है। ये आप खुद देख सकते हैं, आपकी बुक में मिल जाएगा। इलेक्ट्रिक मोटर कैसे ड्रा करते हैं, उसका लेबल डायग्राम आपको बनाना है, प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन वगैरह सभी तैयार करनी है, ठीक है। सबसे पहले मैं सिद्धांत बताता हूँ ये किसके ऊपर कार्य करता है, ठीक है। सिद्धांत क्या है, इलेक्ट्रिक मोटर इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। तो इसकी सिद्धांत तो यही है, प्रिंसिपल तो यही है कि जो क्या करता है ये इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में जो है कन्वर्ट करता है। द प्रिंसिपल बिहाइंड द इलेक्ट्रिक मोटर इज बेस्ड ऑन द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के ऊपर डिपेंड करता है। बाकी इसकी वर्किंग वगैरह क्या है ये आप देख सकते हैं क्योंकि लेंथी क्वेश्चन है। इसी के अथवा में जो यहाँ पे एक क्वेश्चन और दिया गया है कि इन दोनों में से भी दोनों आप कर सकते हैं, या तो अकेला कर सकते हैं ऊपर वाला या आप नीचे वाला कर सकते हैं, ठीक है। नीचे वाला देखिए क्वेश्चन नंबर ये 3 का जो है फर्स्ट पार्ट है ए। इसने पूछा किसी छड़ के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को आरेखित कीजिए। ड्रा द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ द फोर्स अराउंड ए बार मैग्नेट। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं एक बार मैग्नेट ड्रा कर लेता हूँ, ठीक है, जो कि रेक्टेंगल टाइप की होती है। इसके अंदर यहाँ पे मैं इस साइड जो है साउथ पोल और इधर जो है नॉर्थ पोल शो करता हूँ, ठीक है। यहाँ से देखिए ये जो लाइन है इस तरीके से जाएंगी, ठीक है। इस तरीके से आपको याद रखना, साउथ से नॉर्थ की तरफ, अंदर में जो है कहाँ पे जाएंगे, साउथ से नॉर्थ की तरफ। इसी तरीके से इधर से जो है साउथ से नॉर्थ की तरफ। लेकिन अगर सर्कल की बात करें, कंप्लीट एक सर्कल बनाते हैं तो देखिए सर्कल इस तरीके से बनेगा, ठीक है। ये आपको याद रखना पड़ेगा। इस तरीके से जो है ये लाइनें ड्रा होंगी। बाहर तो कहाँ से जाएंगी, नॉर्थ से साउथ की तरफ। और इसी तरीके से नीचे की साइड भी बनेंगी, यहाँ पे नीचे की जो है ये भी बनेंगी। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। बाहर तो देखिए इधर जाएंगी साउथ से नॉर्थ की तरफ, लेकिन जो है अंदर तो जाएंगी साउथ से नॉर्थ की तरफ, लेकिन बाहर जाएंगी नॉर्थ से साउथ की तरफ। तो इस तरीके से जो बनेगी ये आपको जो है बार मैग्नेटिक का जो है जो लाइनें हो गई हैं इनको बोलते हैं मैग्नेटिक लाइन्स। सेकंड क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर इसी का सेकंड पार्ट है बी में क्या पूछा गया है, फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम क्या है, यानी कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बना लेता हूँ, ये जो मैंने अंगूठा बना लिया है, ये जो है उसे एक अंगूठे के पास में जो फिंगर होती है वो बना ली, और उसी की साइड में एक और, यहाँ पे 3 फिंगर हैं, यानी कि नीचे वाली ये दोनों तो जो फिंगर हैं उसमें जो पहले वाली फिंगर ये अंगूठे के पास में होती है, आपको पता होगा। उससे अगली जो अंगुली ये नीचे वाली है। जो अंगूठा होता है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये करता है थ्रस्ट को। यहाँ पे मैं स्पेलिंग ले लेता हूँ THRUST थ्रस्ट, या फिर इसको बोलते हैं हम मोशन। जो अंगूठा होता है लेफ्ट हैंड रूल में ले रहा हूँ, ये लेफ्ट हैंड है, ठीक है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। इसमें जो अंगूठा होता है, ये जो अंगूठा है या तो ये थ्रस्ट को रिप्रेजेंट करता है, मोशन को। फिर ये उंगली की बात करें, यहाँ पे जो उंगली आपको दिख रही है ये करती है मैग्नेटिक फील्ड को, ठीक है, ये रिप्रेजेंट करेगी मैग्नेटिक फील्ड। उसी के जो नेक्स्ट जो उंगली है, यहाँ पे नीचे वाली उंगली आप देख सकते हैं, ये रिप्रेजेंट करती है करंट को, ठीक है। ये जो है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल होता है, अंगूठा थ्रस्ट को या मोशन को रिप्रेजेंट करता है। अंगूठे के पास में जो उंगली होती है मैग्नेटिक फील्ड को, उससे जस्ट अगली जो उंगली होती है करंट को रिप्रेजेंट करती है। नेक्स्ट यहाँ पे केमिस्ट्री के क्वेश्चनों को डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, तेल एवं वसायुक्त पदार्थों को किस गैस से प्रभावित किया जाता है और क्यों। फैट एंड ऑयल कंटेनिंग फूड आर पैक्ड विद विच गैस एंड वाई। इसने बोला कि जो खाने होते हैं ना उसको पैक करते हैं और उसके अंदर कौन सी गैस डालते हैं, ठीक है। सबसे पहले हिंदी में बता देता हूँ, तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को वायुरोधी बर्तन में रखते हैं, यानी कि जिसके अंदर वायु पास न हो उसके, ताकि जो अपचयन है वो क्या हो सकती है, धीरे हो सके। अपचयन का मतलब होता है खराब होना या डिस्ट्रॉय होना।
तेल एवं वसायिक पदार्थों को नाइट्रोजन से भी इसलिए प्रभावित किया जाता है ताकि उनका जो है चयन न हो सके, ठीक है, उनके अंदर नाइट्रोजन डाली जाती है। इंग्लिश में बात करें तो ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स आर फ्लैश्ड और सराउंडेड विद एन इनर्ट गैस सच एज नाइट्रोजन while packing them to prevent their contact from oxygen present in the air. This is done to avoid rancidity of the fats and oil. यानी कि जो भी बर्तन वगैरह होते हैं उनके अंदर जो है नाइट्रोजन गैस डाली जाती है जिसको इनर्ट गैस भी बोलते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है, ये ऑक्सीजन के जो है कॉन्टैक्ट में नहीं आती, नहीं आएगी तो जो ये अब इसके अंदर जो भी सामान है ये खराब नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, NaHCO3 का सामान्य नाम क्या है, एक उदाहरण बताइए। यानी कि नेम ऑफ द कॉमन नेम ऑफ द NaHCO3 का जो कॉमन नेम आपको बताना है, ठीक है। यहाँ पे अगर इसकी बात करें तो बेकिंग सोडा इज द कॉमन नेम ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। इसको सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं, जिसका जो है कॉमन नेम क्या है, बेकिंग सोडा। यहाँ पे मैं स्पेलिंग लिख देता हूँ, बेकिंग सोडा। और वैसे इसका नाम क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। और इसका क्या यूज होता है, देखिए एक तो पहला काम क्या है कि रिड्यूस द एसिडिटी इन द स्टोमच, दूसरा है यूज इन द प्रोसेस ऑफ वॉशिंग एज वाटर सॉफ्टनर, नेक्स्ट है इट इज यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर, नेक्स्ट है इट इज यूज्ड इन ईयर ड्रॉप कॉस्मेटिक्स एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स। तो इसमें बहुत सारी चीज़ों में जो काम आता है ये। हिंदी में बात करें तो सोडियम बाइकार्बोनेट एक कार्बनिक यौगिक है, इसे मीठा सोडा या खाने का सोडा यानी कि बेकिंग सोडा भी कहते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग जो है अम्लीयता कम करने के लिए पेय पदार्थों में और जो अग्नि बुझाने के जो सामान होते हैं उनके अंदर जो इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, परमाणु साइज समूह में कैसे बदलता है और क्यों, वर्णन कीजिए। हाउ डज ए एटॉमिक साइज वेरी इन ए ग्रुप, ग्रुप में जो है जो साइज होती है किस तरीके से जो है बदलती है आपको बताना है, ठीक है। देखिए हिंदी में बात करें तो समूह में ऊपर से नीचे की तरफ जाने में, यदि हम ऊपर से जो है नीचे की तरफ जाएंगे तो जो साइज है वो क्या करता है, बढ़ता है। पहले छोटा होता है और आगे जाएंगे तो बढ़ेगा। इसलिए ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नीचे जाने पर एक नया कोष जुड़ जाता है, इससे नाभिक तथा सबसे बाहरी कोष के बीच की दूरी बढ़ जाती है। इस कारण नाभिक का आवेश बढ़ जाने के बाद भी परमाणु का साइज बढ़ जाता है। इंग्लिश में बात करें तो इन जनरल द एटॉमिक रेडियस डिक्रीज एज वी सून फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। यदि हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे तो ये जो साइड है ये क्या हो जाएगा, घटेगा, डिक्रीज होगा, ठीक है, इन ए पीरियड विद एन इंक्रीज इन द न्यूक्लियर चार्ज ऑन द एलिमेंट, क्योंकि जो चार्ज है न्यूक्लियर चार्ज इसके अंदर बढ़ेगा। द एटॉमिक रेडियस इंक्रीज व्हेन गो डाउन और ए ग्रुप बिकॉज द एडिशन ऑफ द एक्स्ट्रा सेल। लेकिन जब हम ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो जो रेडियस है वो बढ़ेगी। वो क्यों बढ़ती है, क्योंकि जो एक्स्ट्रा सेल है वो उसके अंदर जुड़ जाता है। तो आपको याद रखना, ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो साइज बढ़ता है, और जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं, ठीक है, यानी कि जो रेडियस है वो डिक्रीज हो जाती है। कब, जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर इसी का सेकंड पार्ट है, डोबेराइनर के त्रिक का एक उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। यानी कि एक्सप्लेन द डोबेनर्स लॉ ऑफ ट्राइड्स विद एन एग्जांपल। देखिए इस बात को इस तरीके से समझ लीजिए कि कोई आप 3 नंबर लेते हैं, जैसे 2, 4, 6, मैंने ऐसे नंबर ले लिए 3। यदि बीच का नंबर इन दोनों के बीच में बिल्कुल बराबर की दूरी पे आता है तो इसी को रिप्रेजेंट करता है ये, ठीक है, किसको, यानी कि त्रियक। ये त्रियक का एक उदाहरण है, क्योंकि इसमें 2 को और 6 को मैं ऐड करता हूँ तो 8 आएगा और 8 का आधा कितना हो 4, जो कि इसी को रिप्रेजेंट करता है। तो इसमें कुछ एग्जाम्पल देने हैं कि एग्जाम्पल सहित वर्णन कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिथियम जो है एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं, एक लिथियम, दूसरा मैंने ले लिया यहाँ पे सोडियम, और दूसरा ले लेता हूँ मैं यहाँ पे पोटासियम। ये 3 मैंने एग्जाम्पल ले लिए। लिथियम का जो एटॉमिक वेट होता है ये 7 होता है, सोडियम का 23 होता है और पोटेशियम का 39 होता है। तो आप ध्यान से देखेंगे ना तो लिथियम और पोटासियम को ऐड कीजिए, 7 और 39 को ऐड किया, कितना आ गया 36, कितना 46, 40, 36 नहीं 46, और 40 का आधा करता हूँ तो कितना आएगा 23, जो कि बीच में दे रखा है, ठीक है। ये एक बेस्ट एग्जाम्पल है इसका, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, आप 3 ले सकते हैं। यानी कि बाहर वाले 2 भी जो एटम दिए गए हैं उनका जोड़, उनका एटॉमिक वेट का जोड़ बीच वाले और उनका आधा अगर बीच वाले के बराबर है तो यही जो है इसका क्या बेस्ट एग्जाम्पल है। कोई और भी एग्जाम्पल लेने हैं तो यहाँ पे आप और भी ले सकते हैं, जैसे तरीके से, जैसे सी ए का ले लेते हैं, कितना होगा 40, SR का लेते हैं 88, और नेक्स्ट है BA का लेते हैं 137। इसी तरीके से ये भी जो है इनके बिल्कुल बीच में आता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, ठीक है, यहाँ पे जो है इसका एक एग्जाम्पल भी दे दिया। इसी के ओर में अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं करना तो इसी की ओर में जो है एक और क्वेश्चन दे रखा है कि 3 तत्वों के नाम लिखे
जिनके सबसे बाहरी कोश में एक इलेक्ट्रॉन होता है। नेम द 3 एलिमेंट हुज वैलेंस सेल कंटेन 1 इलेक्ट्रॉन। तो आपको वो एग्जाम्पल देने जिसके बाहर के जो है सेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो आप अभी मैंने दिया था वो सेम दे सकते हैं। एक तो होता है लिथियम, दूसरा आप दे सकते हैं सोडियम, और तीसरा आप दे सकते हैं पोटासियम। तो इन तीन का एग्जाम जो है नाम आप इसमें भी लिख सकते हैं, इसी क्वेश्चन में भी दे सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी में जो एक और पार्ट दे रखा है कि आवर्त सारणी में मेंडलीफ द्वारा कौन सा मापदंड अपनाया गया। व्हाट वर द क्राइटेरिया यूज्ड बाय मेंडलीफ इन क्रिएटिंग हिज पीरियोडिक टेबल। तो देखिए इसमें जो है आप याद कर सकते हैं, मेंडलीफ ने अपनी सारणी में तत्वों को उनके मूल गुणधर्म, परमाणु द्रव्यमान और रासायनिक गुणसूत्रों यानी कि गुणधर्मों में समानता के आधार पर व्यवस्थित किया है। यानी कि मेंडलीफ यूज्ड एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट्स एज यूनिक क्राइटेरिया ऑफ द एलिमेंट्स। ही जो है प्रोपोज्ड दैट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेज and thus he arranged the elements in the increasing order of their atomic mass। बाकी डिटेल में आप जो बुक में इसको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए, इसी के अंदर बायो का जो क्वेश्चन पूछा गया है, लाइफ साइंस। इसमें पहला देखिए सेवंथ क्वेश्चन देखिए। सेवंथ क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि प्रागण क्रिया निषेचन क्रिया से किस प्रकार भिन्न है। यानी कि हाउ इज द प्रोसेस ऑफ पोलिनेशन डिफर फ्रॉम फर्टिलाइजेशन। देखिए मैं पहले आपको हिंदी में बता देता हूँ, फिर आपको इंग्लिश में बताऊंगा। सबसे पहले केवल मैं आपको परागण के बारे में बताता हूँ, ठीक है, हिंदी में बताता हूँ। परागण क्या है? वह क्रिया जिसमें परागकण स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक पहुँचते हैं परागण कहलाते हैं। यह जनन क्रिया का प्रथम चरण है। परागण क्रिया दो प्रकार की होती है, स्वपरागण और प्रपरागण। परागकणों के स्थानांतरण के लिए वाहकों की आवश्यकता होती है। अनेक परागकणों का नुकसान होता है। इस क्रिया में विशेष लक्षणों की आवश्यकता होती है, ठीक है, ये मैंने हिंदी में बता दिया। अगर इसी को जो है पोलिनेशन को इंग्लिश में डिस्कस कर लेते हैं कि क्या होता है। देखिए पोलिनेशन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम द मेल पार्ट्स जिसको बोलते हैं हम एंथर ऑफ ए फ्लावर टू द फीमेल पार्ट जिसको बोलते हैं स्टिग्मा ऑफ द सेम और डिफरेंट फ्लावर इज कॉल्ड पोलिनेशन। अगर काइंड ऑफ मैकेनिज्म की बात करें तो इट इज एक्सटर्नल मैकेनिज्म एंड टेक्स प्लेस ऑन द आउटर पार्ट ऑफ द फ्लावर। नेक्स्ट बात करें तो पोलिनेशन ऑक्यूर्स इन फ्लोरिंग प्लांट्स ओनली, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने परागकण के बारे में आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में बता दिया है। अब बात कर लेते हैं हम निषेचन क्रिया क्या है, ठीक है। पहले हिंदी में बताया तो निषेचन क्या है? वह क्रिया जिसमें नर युग्मक और मादा युग्मक मिलकर युग्मनज बनाते हैं निषेचन कहलाते हैं। यह जनन क्रिया का दूसरा चरण है। निषेचन क्रिया दो प्रकार की होती है, बाह्य निषेचन और आंतरिक निषेचन। इस क्रिया में वाहकों का कोई आवश्यकता नहीं होती। इसमें परागकणों का नुकसान नहीं होता। इस क्रिया में विशेष लक्षणों की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है। ये आप हिंदी में लिख सकते हैं। अब इंग्लिश में बात करते हैं हम फर्टिलाइजेशन, ठीक है। फर्टिलाइजेशन इज द कॉमन प्रोसेस इन्वॉल्विंग द यूनियन ऑफ मेल जीमेट जिसको हम स्पर्म बोलते हैं एंड फीमेल जीमेट जिसको हम एग बोलते हैं। इट इज इंटरनल मैकेनिज्म एंड टेक्स प्लेस इनसाइड द फ्लावर। नेक्स्ट है फर्टिलाइजेशन इज फॉलोड बाई ऑलमोस्ट एवरी प्लांट एंड लिविंग बीइंग प्रेजेंट ऑन द अर्थ। फर्टिलाइजेशन जो सभी प्लांटों में होती है जो भी पृथ्वी के ऊपर है उनके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। गर्भ निरोधन के किन्हीं 3 विधियों के वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द 3 डिफरेंट मेथड ऑफ कॉन्ट्रैप्शन, ठीक है। तो ये आप जो बुक में देख सकते हैं, मैं पहले आपको विधि बता देता हूँ। डिटेल में अगर आपको पढ़ना है तो आप बुक में जो इसको पढ़ सकते हैं। तो कोई भी 3 विधि मैं आपको बताता हूँ, वैसे मैं आपको एक्स्ट्रा बता दूंगा अगर याद रहती है तो। पहला है देखिए रासायनिक विधि, दूसरा है शल्य विधि, तीसरा है भौतिक विधि, चौथी है विभिन्न दवाइयाँ और पांचवा यांत्रिक अवरोध। इंग्लिश में बात करें तो पहला है नेचुरल मेथड, दूसरा है बैरियर मेथड, तीसरा है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स और चौथा है इम्प्लांट्स एंड सर्जिकल मेथड, ठीक है। आप इनमें से कोई भी 3 लिख सकते हैं। अगर डिटेल में अगर आपको पढ़ना है तो आप बुक की जो हेल्प ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 9। मानव के उत्सर्जन तंत्र का जो है नामांकित चित्र बनाइए, यानी कि डरा द ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम। तो ये आप बुक में इसको देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा जो एक्सप्लेन करना मुश्किल है, क्योंकि इसका डायग्राम वगैरह आपको बनाना पड़ेगा। तो उसको डिटेल में अगर आपको देखना है तो बुक की हेल्प आपको लेनी पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट है कि जाइलम और फ्लोएम के वहन में क्या अंतर है। डिफरेंट बिटवीन ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल इन जाइलम एंड जो है फ्लोएम, इनके में दोनों में क्या डिफरेंट है आपको बताना है, ठीक है। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ। देखिए जाइलम मिट्टी से प्राप्त जल और खनिज लवणों का परिवहन करता है। यानी कि जो जाइलम है, पहले मैं आपको हिंदी में समझा देता हूँ। जाइलम क्या करता है कि जाइलम मिट्टी से प्राप्त जल और खनिज लवणों का परिवहन करता है, जबकि फ्लोएम
पत्तियों से जहां प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद संश्लेषित होते हैं उन्हें पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाता है। ठीक है, दोनों में एक मेन तो डिफरेंस ये हो गया। दूसरा बात करें तो जाइलम द्वारा परिवहन, जिसे सामान्य भौतिक बलों द्वारा समझाया जा सकता है। इसके विपरीत फ्लोएम द्वारा स्थानांतरण, जो ऊर्जा के उपयोग से पूरा होता है। सुक्रोज फ्लोएम में एटीपी से प्राप्त ऊर्जा से ही स्थानांतरित होते हैं। नेक्स्ट बात करें यदि हम इंग्लिश में कि जाइलम और इनके बीच में जो डिफरेंस बताएं, जाइलम और फ्लोएम। तो देखिए सबसे पहले बात कर लेते हैं हम ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द मटेरियल इन जाइलम। जाइलम टिश्यू हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल। अगर बात करें फ्लोएम के अंदर तो फ्लोएम टिश्यू हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। ठीक है, जाइलम के अंदर तो क्या होता है, जो टिश्यू क्या करते हैं, वाटर और मिनरल को ट्रांसपोर्ट करते हैं, जबकि फ्लोएम के अंदर क्या होता है, फूड का ट्रांसपोर्ट होता है टिश्यू के द्वारा। नेक्स्ट बात करें हम जाइलम के अंदर, द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द वाटर इज फ्रॉम अपवर्ड रूट्स टू एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट। और इसी के अंदर बात करें हम फ्लोएम के अंदर तो फूड इज ट्रांसपोर्टेड इन बोथ अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन। फूड दोनों डायरेक्शन में जो है क्या करता है, ट्रांसपोर्ट होता है। किसके अंदर, फ्लोएम के अंदर। और जाइलम के अंदर बात करें तो इसके अंदर जो वाटर क्या क्या करता है, वो अपवर्ड की तरफ जो है, रूट से अपवर्ड की तरफ जाता है। नेक्स्ट जाइलम के अंदर बात करें तो ट्रांसपोर्ट इन द जाइलम रिक्वायर्स फिजिकल फोर्सेज सच एज ट्रांसपीरेशन पुल। तो इसके अंदर फिजिकल फोर्स की जरूरत पड़ती है। जाइलम के अंदर कौन सा फोर्स है यहाँ पे, यहाँ पे फिजिकल फोर्स की जरूरत होती है। लेकिन जो फ्लोएम होता है इसके अंदर क्या करता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड इन फ्लोएम रिक्वायर्स एनर्जी इन फॉर्म ऑफ एटीपी। ठीक है, और भी बहुत सारे जो हैं यूजेज जो है इनके बीच में डिफरेंस है वो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट इसी की ओर में यहाँ पे क्वेश्चन और दे रखा है कि वायवीय और अवायवीय श्वसन में क्या अंतर है, यानी कि डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेटरी। कोई 3 डिफरेंस आपको बताने हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको हिंदी में बता देता हूँ वायवीय और अवायवीय में डिफरेंस। पहला है वायवीय, इसमें ग्लूकोज के ऑक्सीकरण के लिए O2 का प्रयोग होता है। यानी कि वायवीय के अंदर जो O2 का जो है प्रयोग होता है, किसके लिए, ऑक्सीकरण के लिए। लेकिन बात करें हम अवायवीय के अंदर, इसके अंदर जो है O2 का जो प्रयोग नहीं होता। नेक्स्ट दूसरा जो डिफरेंस है वायवीय के अंदर, यहाँ पे इसमें ग्लूकोज के एक अणु के ऑक्सीकरण में यानी कि 3B ATP अणु बनते हैं, जबकि उसी के अंदर जो है अवायवीय के अंदर बात करें तो इसमें ग्लूकोज के एक अणु के आणविकरण जो है ऑक्सीकरण में केवल 2 ATP बनते हैं। नेक्स्ट है वायवीय के अंदर थर्ड डिफरेंस है, इसके केवल आरंभिक चरण कोशिका द्रव्य में होते हैं लेकिन आधिकारिक माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं। नेक्स्ट बात करें दूसरा जो है अवायवीय के अंदर, यह केवल कोशिका द्रव्य में होता है। नेक्स्ट बात करें वायवीय के अंदर, इसमें अंतिम उत्पाद CO2 यानी कि CO2 H2O और ऊर्जा निकलती है जिसको बोलते हैं हम हीट। लेकिन अवायवीय के अंदर बात करें तो इसके अंदर जो है अंतिम जो उत्पाद है ये निकलता है CO2, नेक्स्ट इथेनॉल, नेक्स्ट लैक्टिक एमल और थोड़ी सी ऊर्जा भी जो उत्सर्जित होती है। इसी में यहाँ पे अगर इंग्लिश में बात करें तो यहाँ पे एरोबिक और एनारोबिक में क्या डिफरेंस है। तो एरोबिक देखिए, ऑक्सीजन इज प्रेजेंट व्हेन दिस फॉर्म ऑफ रेस्पिरेटिव टेक प्लेस। एनारोबिक की बात करें तो ऑक्सीजन इज एब्सेंट व्हेन फॉर्म ऑफ रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस। नेक्स्ट एरोबिक की बात करें तो गैसेज आर एक्सचेंज्ड इन दिस फॉर्म ऑफ रेस्पिरेशन। एनारोबिक की बात करें तो गैसेज आर नॉट एक्सचेंज्ड इन दिस फॉर्म ऑफ रेस्पिरेशन। एरोबिक में बताएं तो इट कैन बी फाउंड इन द साइटोप्लाज्म एंड द माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट बात करें एनारोबिक के अंदर तो यहाँ पे देखिए, इट कैन बी फाउंड ओनली इन द साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट एरोबिक के अंदर ग्लूकोज ब्रेक्स डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। और एनारोबिक के अंदर बात करें तो ग्लूकोज ब्रेक्स डाउन इनटू इथाइल एल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ कौन कौन सी हैं और उसके लिए उपोत्पाद क्या है, यानी कि व्हाट इज द नेसेसरी कंडीशन फॉर हेटोट्रोपिक न्यूट्रिशन एंड व्हाट आर इज बायो प्रोडक्ट्स। हिंदी में बात करें देखिए, जो है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ निम्नलिखित हैं। पहला है जो है क्लोरोफिल की उपस्थिति, दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति, तीसरा है जल की उपस्थिति, चौथा है प्रकाश संश्लेषण यानी कि एंजाइम की उपस्थिति, पांचवा है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति। और इसमें कौन कौन सा उत्पाद निकलता है, ऑक्सीजन और रासायनिक ऊर्जा। इंग्लिश में बात करें तो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन टेक्स प्लेस थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस।
कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड क्लोरोफिल, पिगमेंट्स एंड सनलाइट आर नेसेसरी कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। कार्बोहाइड्रेट्स, फूड एंड ऑक्सीजन यानी कि O2 आर द बाई प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। यहाँ तक जो वीडियो अपनी कंप्लीट हो चुकी है, वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर करें। यदि आपको और भी सब्जेक्ट की वीडियो देखनी है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं। और यदि आपको क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप मुझे डायरेक्ट फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।